ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिक्रांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। आज हमारी भृगुनंदी नाड़ी की दूसरी क्लास है और पहली क्लास में हमने स्ट्रेस ये किया था कि हम एक बार थोड़ा आइडिया लग के ट्राइन एस्पेक्ट देख ले, उसको दोबारा भी रिपीट कर लेंगे। अगर आप लोग को सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, जिते अभी चवन राजेंद्र सर पहली बार जुड़े हैं तो उनको मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर आपने पहली क्लास का वीडियो तो देख लिया होगा? हाँ देख लिया सर। हाँ जी, तो उसी में से हम वहीं से बेस उठाएंगे। सबसे पहले हमें जब भी कोई जिंदगी में काम करना है, आप एस्ट्रोलॉजी को छोड़ दीजिए, घर में अगर कुछ भी काम है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे आप किसी भी स्थिति में है, एक लंबा गहरा सांस हमेशा जरूर लीजिए। लंबा गहरा सांस लेने से हमारी जिंदगी की बहुत सारी चीजें, जो हमारा ब्लॉकेज होता है, मुझे ये एस्ट्रोलॉजी में इसका ज्ञान हुआ कि अगर हम एक लंबा गहरा सांस, चाहे वो हम प्रार्थना के रूप में लें, अगर किसी ईश्वर को नहीं भी मानते तो लंबा गहरा सांस लेंगे, वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि हम जीवित हैं। क्योंकि भगवान ने जब हमें नीचे भेजा है इस धरती पे, इस लोक में, तो हमारे कर्म हमारी सांसों के साथ कोरिलेट। आप जितना हंसेंगे, जितना संयम से अपने सांस लेंगे, उतनी ही आपकी उम्र बढ़ने के चांसेस भी हैं। और जितना ही पैनिक कर जाएंगे और जितना आप अपने चेहरे पे उसका नहीं लाएंगे, हंसेंगे नहीं, दोस्तों के साथ घुले मिलेंगे नहीं, अपनी नॉलेज का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तो आपकी एज, मैं ये तो नहीं कहता कि कम होगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा अवश्य कि उसमें वृद्धि या उसमें जो शुद्धिकरण है उसमें कमी आती है। इसलिए जब भी आप जहां पर भी हैं, उस चीज का आप हंसते रहिए, दुख में भी हंसते रहिए, सुख में भी हंसते रहिए। आप देखिए आपकी जिंदगी से जो भी प्रेजेंट दुख है वो सब निकल जाएंगे। जब आपका मौका मिले, किसी का भी, चाहे छोटे प्रकार से चाहे बड़े प्रकार से, जैसी आपकी श्रद्धा है, जो आप कर सकते हैं, अपने दोस्तों की मदद करना शुरू कर दीजिए, दोस्तों से मीठा बोलना शुरू कर दीजिए। जो बचे कुचे दुख हैं या तरक्की रुकी हुई है जिंदगी की, वो सब दोबारा शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे हम दूसरों की मदद करते हैं, वैसे वैसे हमारी जिंदगी के सब रास्ते खुलते हैं। हम अगर किसी एक दोस्त की मदद निस्वार्थ भाव से, मैं ये नहीं कहता कि पैसे दे के ही करें, जब भी हम किसी की जो भी जिस प्रकार से मदद कर सकते हैं, उसका अगर आप मदद करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि भगवान आपके पास 3 गुना, आपने एक बंदे की मदद की तो भगवान आपको 3 कम से कम ऐसे बंदे आपकी जिंदगी में भेजेगा जो आपकी मदद करेंगे। ये एक रूल है। और जब मैं ये दुख की घड़ी में, क्योंकि मैं तो एक प्रोफेशनल या कह सकते हैं टेक्निकल एजुकेशन वाला था, मेरा कोई ज्योतिष से कोई लेना देना भी नहीं था दूर दूर तक, लेकिन जब मैंने दुख की घड़ी में सीखा और इस चीज को अप्लाई किया तो मुझे मिला, और इसी का आजकल मैं प्रचार करता हूँ। तो इसी प्रचार के साथ भृगुनंदी नाड़ी की क्लास में जो मैंने कहा उसको मैं एग्जाम्पल में लगाऊंगा, और एक एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से लिया है, और क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्पल ले चुका हूँ, ऑनलाइन दोबारा ले लूंगा। और मैंने राजेंद्र सर ने अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर किया था, उनको भी बीच में रखा है, हम उस पर चलेंगे। तो क्यों हम भृगुनंदी नाड़ी पढ़ना चाहते हैं, क्यों आप मुझसे जुड़े हैं या किसी और से पढ़ना चाहते हैं, या मेरे से ही क्यों पढ़े, तो मैं वो एक चीज आपको सिखाना चाहता हूँ। वो चीज ये है कि आप यहाँ पर 2 बंदे इस ग्रुप में, हम 5 लोग हैं, 2 मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और 2 मेरे हम उम्र कह सकते हैं, या मेरे उम्र उसके 70s का आप कह सकते हैं हमारा बर्थ है, और इन 2 बंदों का ये रिटायर्ड लाइफ है, तो ये कह सकते हैं कि 60 प्लस। हम मुझसे कम से कम 10-12 साल बड़े। तो इन सब चीजों को, इनकी सबकी रिस्पेक्ट करते हुए और आप लोग मातृशक्ति के रूप में करते हुए, जो मैं कहूँ आपको कभी अच्छा ना लगे, आप मॉडिफाई करना चाहें, बीच में अवश्य बोल सकते हैं। मैंने ये पहली स्लाइड में भृगुनंदी नाड़ी में बेसिकली मैं केतु पढ़ाता हूँ।
केतु क्यों पढ़ाता हूँ उसकी भूमिका तय करने के लिए ये सब चीज लिया है, और उसी में जो दृष्टियां लगाई हैं उनको केतु के साथ लगा के आपको कॉम्बिनेशन भी मैं बताऊंगा। तो जैसा हम जानते हैं, पहले पुराने शास्त्रों में अगर आपने वैदिक थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वहां पर जो दशा सिस्टम है वो दशा सिस्टम 120 साल का रेफरेंस पॉइंट करके किया हुआ है। 120 साल का लाइफ उस टाइम पे जब ऋषियों ने बनाया, उसके बाद वो एज धीरे धीरे कम होती रही। तो टेंटेटिवली आजकल जो हम एज देखते हैं, जो ये स्टूडेंट लाइफ की एजुकेशन है, ये 22 से 23 साल के बीच में आ चुकी है। अगर ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं मैं, रिसर्च की बात नहीं कर रहा, रिसर्च सारी उम्र चलती रहती है। आजकल 22-23 में एवरेज सारा बच्चा ग्रेजुएशन, चाहे वो इंजीनियरिंग की है चाहे वो डॉक्टरी की है, किसी भी प्रकार की वो एजुकेशन कर लेता है। तो उस लाइफ में उस स्टूडेंट की जो है वो फर्स्ट स्टेज है। जब वो अपनी मैरिड लाइफ को, अपने घर बसाने को जब वो करता है, वो अपने घर में वो चीजें लेके आता है। जब उन चीजों को कलेक्ट करता है, चाहे वो बीवी को लेके आए, चाहे वो बच्चों को लेके आए, दोनों पति पत्नी मिलके, या घर का कोई फर्नीचर लेके आए, कुछ भी लेके आए, सुख सुविधाएं के लिए जो चीजें इकट्ठा करता है। तीसरे चीज में जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, इसको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तीसरा स्टेज वो है जहां, अगर जैसे मैं अभी हूँ, अगर मैंने 23-23 साल की 2 स्टेप निकालनी है तो ये 46 बनता है। तो 46 के बाद यानी मैं अगर 47 में स्टार्ट हो गया, तो वो मेरी लाइफ का जो भी मेरी चीजें मैंने इकट्ठी की हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन का मतलब हमारे बच्चे, या हमारे अगर कोई और भी है परिवार में छोटा, मैं नहीं कहता उसको एकदम दो। जब भी आपको कोई उचित समय मिले उसको 1%, आधा परसेंट आप देने की स्टेज में आ जाएगी, तो आपके दुख उससे भी कम हो जाएंगे। और जब 4th स्टेज आएगी, उस स्टेज में उसको वहां तक 4th स्टेज का, यानी आजकल अगर हम देखेंगे तो इसको 23 से लगाएंगे तो 69 70s में लगा दीजिए जब आगे, तो उस टाइम पे रिचुअल लेवल पे हमें पाठ पूजा करनी चाहिए। उसको संन्यास कहा, संन्यास की फॉर्म में, मतलब घर की जिम्मेदारियां बाकी संभालने और हम ना अपना पाठ पूजा में या घर वालों की सेवा में भी करना एक संन्यास की तरह। लोग इनको आजकल, क्योंकि सब लोग मटेरियल लाइफ जी रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों को देख रहे हैं, सुख सुविधाओं को देख रहे हैं, इसलिए वो इस रास्ते से भटक जाते हैं। और जो इस साइकिल में भटक जाते हैं उन्हीं को कष्ट होते हैं। जो इस प्रॉपर साइकिल को चलाते हैं उनके जीवन से वैसे ही दुख कम होते हैं। अब इसी चीज का हमें कहना है कि हमारा जीवन है, इसकी डेवलपमेंट हर स्टेज पे होती है। वही चीज यहाँ पर इन 4 फोटोग्राफ्स के द्वारा दिखाई गई है। तो मैं अपने आप को 3rd में मानता हूँ, और हम लोग तकरीबन 4 लोग, यहाँ 5 लोग जुड़े हैं। तो कुछ लोग 3rd की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी 3rd में आ चुके हैं। तो हम ये मानते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा जो भी अपने बच्चों को, अपने आगे वालों को देना शुरू करना चाहिए जैसे जैसे समय लगे। अब आते हैं जो भृगुनंदी नाड़ी क्यों आपने पढ़ना है और कैसे मैं आपके लिए इसको आसान बनाऊंगा। चार्ट आपको पहले भी बता चुका था, लेकिन ये आज भृगुनंदी नाड़ी में ये जो 4 या 5 पॉइंट है, इनको पहले बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे आपने घर में एक लड़का है आपका और एक लड़की है, हम लड़के के लिए पहले से ही उसको सुख की नजर से देखते हैं, मटेरियलिस्टिक, ये बड़ा होके हमें सुख देगा। और वो सुख देने के लिए हम क्या करते हैं, जो उसको सिर्फ आंखों से देखते हैं। हम अपने बच्चे को ग्रो होते हुए आंखों से देखते हैं। इसका मतलब जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं सिर्फ वो आंखों से दिखती हैं। आपके घर में सोफा है, आपके घर में पर्दे कर्टन किस क्वालिटी के लगे हैं, आपके घर में एसी कौन सी कंपनी का लगा है। तो इसी प्रकार से हम अपने बच्चे को भी एक मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए देखते हैं, या उससे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए मटेरियलिस्टिक करेगा। वहीं पर जो हमारी जो पुत्री है उसको हम नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों के रूप में देखते हैं, और उससे कहते हैं कि इसने आगे घर जाके बसाना है। उसकी ट्रेनिंग हमारे घर से ऐसी होती है कि भाई इसको नॉन मटेरियलिस्टिक, यानी इसमें कोई सुख की चीजें नहीं, उसको जो देना है उसके पीछे कर्म से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो आंखों से दिखती हैं, जो नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें हैं बुद्धि से दिखती है। हम अपनी पुत्री की जो ग्रूमिंग है या परवरिश है परिवार में, वो बुद्धि से करते हैं। इसलिए वो बुद्धि से की हुई चीज लास्ट तक बेटी माँ बाप से अटैच रहती है।
और हम बच्चे की मटेरियलिस्टिक चीजों से करते हैं, और मटेरियलिस्टिक चीजों की करने के लिए इसलिए हम अपने पुत्र से उतना जुड़ाव नहीं फील करते जितना हर स्टेज पे अपनी बेटी से करते हैं। तो ये कहने का मतलब ये था कि अब आप समझ गए हैं कि अगर दो प्लैनेट सबसे जरूरी हैं जो और एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मुझे नहीं मालूम क्योंकि वो सब लोग पंडित या महाज्ञानी होंगे, जो मैंने अपनी किस्मत से सीखा, अपने कर्मों से सीखा, अपने एक्सपीरियंस से सीखा, मैं राहु और केतु को सबसे पहले पढ़ाता हूँ, और उसमें भी केतु को पहले पढ़ाता हूँ। क्यों पहले पढ़ाता हूँ? राहु हमारी डिजायर है, राहु हमें चीज इकट्ठी करने के लिए बोलता है, केतु हमें चीजें दूसरे को देने के लिए बोलता है। तो इसीलिए मैं केतु को पहले प्रोमिनेंट मानता हूँ, और केतु मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो उन सब चीजों को, ये मैंने एग्जाम्पल पुत्र और पुत्री से भी दिया, आपको दोस्तों की मदद करने से भी दिया, और एक आपको एक और चीज इसके साथ ऐड करते हुए चलूंगा, जहां पर आपका चार्ट में राहु बैठा हो, चाहे वो वैदिक से देखें, चाहे आप वो भृगुनंदी नाड़ी से देखें, भृगुनंदी नाड़ी तो मैं ऐड करता चला, जहां राहु बैठा है वहां आपकी इच्छाएं हैं, जहां केतु बैठा है वो आपकी त्यागने की या पिछले जन्म के फलों के हिसाब से मिला है। इसका मतलब वो चीजें आपने पहले इकट्ठे कर ली, इसलिए इस जन्म में अगर मान लीजिए, अगर वैदिक का रूल लूं कि 10वें भाव में केतु बैठा है, तो उस जातक का आप देखेंगे कि काम की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगता। लेकिन जब उस केतु को वो अपना लेता है, उस केतु को वो अपना लेता है, तो उसका काम में बहुत तरक्की होती है, और वो झंडे की तरह, जैसे गवर्नमेंट की बिल्डिंग में झंडा लहरा रहा होता है या मंदिर में झंडा लहरा रहा होता है, जब वो केतु को समझ के उसको काम को करता है, तो वो जिंदगी में उसकी प्रोग्रेस भी झंडे की तरह लहराती है। तो यही सब चीजें मैं आपको इस दौरान पढ़ाऊंगा, पहले 5-6 क्लासेस में, और जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई हम ये क्यों, मैं जिंदगी को बदलने के लिए या अच्छा करने के लिए, ये मेरी प्योर पूरी धार्मिक आपके घर के आसपास की ही एस्ट्रोलॉजी है, इसमें कोई घर से बाहर नहीं जाना है, इसी में आपका जीवन बदलाव करना है। तो सबसे पहला जो बाकी एस्ट्रोलॉजी है उनसे जो सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि भृगुनंदी नाड़ी में अकेला ग्रह कुछ नहीं देता। अगर मान लीजिए किसी का ग्रह केतु ही चाहे 10वें भाव में अकेला बैठा हो, उसके सामने राहु 7वें में बैठा हुआ, मैं राहु की बात नहीं कर रहा, लेकिन केतु पे अगर किसी और प्लेनेट का सपोर्ट नहीं है हमारी टेक्निक के अनुसार, तो वो आपको फल देता हुआ नहीं दिखेगा। अब उसके ऊपर सपोर्ट अच्छा है तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, अगर उसके ऊपर सपोर्ट बुरा है वो बुरा देगा। और हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से कहता हूं, कोई भी ग्रह ना तो बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, जैसा हम उस ग्रह को बनाते हैं वो वैसा बनता चला जाता है। अगर आप उसको हमेशा अच्छा बनाओगे तो सारे ग्रह आपको जीवन में अच्छा रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। हम उसको अगर पहले ही धारणा बना लेंगे कि सैटर्न हमें दुख देगा, केतु हमें लोगों से दूर करेगा, राहु हमें गलत काम करवाएगा, तो फिर वो वैसा ही होगा। अब आप इसका उल्टा सोचिए कि राहु मेरे को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा, केतु मुझे लोगों में दान, स्पिरिचुअल, धर्म, धार्मिक, अध्यात्म की शिक्षा देगा, सैटर्न मुझे मेहनत से पसीना कमा तोड़ के काम करने की मदद देगा। फिर ये आपके मित्र हो जाएंगे, ये आपके कोई दुश्मन नहीं रहेंगे। इसलिए मैं भृगुनंदी नाड़ी को इस तरह, मेरे को मतलब प्रभु का मैं ऐसा आदेश मानता हूं कि मुझे हुआ है, तो मैं इसी तरीके से बताता हूं, और इसीलिए ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। एक बार फिर पहला पॉइंट ये कह रहा है कि आपका कोई भी प्लेनेट अगर चार्ट में अकेला बैठा है तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, उसके साथ आपको किसी ना किसी ग्रह का संबंध दिखेगा, और संबंध दिखने से आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। दूसरा, नाड़ी में हम भाव नहीं लेते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, घर भाव नहीं लेते हैं, हम उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कारक तत्व लेते हैं, यानी उस ग्रह का क्या कारक तत्व है और उस राशि का क्या कारक कारक तत्व है। तो दो ही चीजों के कारक तत्व हम भृगुनंदी नाड़ी में लेते हैं, एक ग्रह का कारक तत्व और दूसरा राशि का कारक तत्व। उन्हीं के बेसिस पे हम सारी प्रेडिक्शन करेंगे, ना इसमें कोई दशा है। पहले तो हम बेसिक ग्राउंड में
अब ग्राउंड में आपको लेके दिखा रहा हूं, अब आपकी मर्जी है, इसको आप छोटा ग्राउंड देखो, हॉकी का बना लो, इसको फुटबॉल का बना लो, क्रिकेट का बना लो, या इसको स्विमिंग पूल बना लो। आपने खेलना है, और खेलने के लिए मैंने आपको बता दिया, पहले कंडीशन, कोई ग्रह अकेला रिजल्ट नहीं देगा। दूसरी बात, सारे के सारे जिस राशि में बैठा है उसका मसाला होगा, लेकिन जिस ग्रह के साथ बैठा है, जिस ग्रह के कोई दृष्टि उस पर आ रही है, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट की कैपेबिलिटी जो देने की है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रह की है, राशि उसका तड़का है। खिचड़ी हम अच्छी बनाएं या बिल्कुल मसालेदार बनाएं, वो राशि पे डिपेंड करेगा। तीसरा, ये इसी में आ गया, कारक तत्व और राशि में 3 हो गए। जैसे एक एग्जांपल इसमें लिखा है, तो मैं आप ही बता देता हूं, क्योंकि मैं आज शेयर भी करूंगा कि भाई जेमिनी जो है वो 3 नंबर की राशि और जो 6 नंबर वर्गो, इन दोनों का स्वामी बुध बनता है। लेकिन मैं आज आपको ये बताऊंगा कि 3 नंबर का टोटली डिफरेंट मीनिंग है और 6 नंबर का टोटली मीनिंग है। तो वो आपको आज जब वो मिल जाएंगे पीपीटी के फॉर्म में, तो उसके आपने प्रिंट आउट अपने पास 2 पेज के ही रखने, सिर्फ एक राशि का, कारक तत्व का, और एक ग्रह का, और उनको देख के कॉम्बिनेशन बना के आपने फटाफट बोलना शुरू कर देना। और मेरी क्लास में जैसे जैसे मैं ग्रह बताता जाऊंगा सिग्निफिकेंस, वैसे वैसे आप सीखते चले जाएंगे। इसमें जो चौथी पॉइंट मैं बोल रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो डिग्री। जैसा परिवार में आप समझ लीजिए, दादा दादी भी हैं, पति पत्नी भी हैं, और उसके आगे 2 बच्चे, 2 बच्चों में से भी एक बड़ा है, एक छोटा है। जो छोटा बच्चा है वो सबकी जिंदगी पे असर डालता है, वो भाई की भी या बहन की भी जिंदगी पे डालेगा, माँ बाप की पे भी डालेगा, दादा दादी की पे डालेगा। तो भृगुनंदी नाड़ी में भी ऐसा ही है। जो सबसे कम डिग्री वाला ग्रह है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर असेंडिंग ऑर्डर, यानी जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी उनको हम लाइन में लिखते चले जाएंगे। मैं थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर रहा हूं, जिसको पूछना वो पूछ लेंगे, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग चल रही है तो उसमें आवाज आ रही है पीछे से। तो जिसको कोई क्वेश्चन होगा तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा प्लीज। मैंने म्यूट कर दिया कि रिकॉर्डिंग में आपको डिस्टर्बेंस ना। तो इसका मतलब, अगर किसी के चार्ट में 6 प्लैनेट रेशियो में आ गए, 6 प्लैनेट को भी हमने डिग्री के हिसाब से करना है, चाहे वो कोई भी ग्रह हो 6 में से। जो पहला ग्रह होगा वो आखिर में जिससे जाके मिलेगा, वो सब ग्रह की कैरेक्टरिस्टिक लेके जाके मिलेगा। तो अगर जो सबसे पहला ग्रह होगा उस पर बाकी ग्रह का असर तो होगा, जैसे समुद्र में खड़े तो थोड़ा असर होगा, लेकिन उस पर कैरेक्टरिस्टिक नहीं आए। तो वो मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। और लास्ट पॉइंट जो 5वां है कि राइजिंग असेंडेंट, जैसे कहते हैं मेरा मान लीजिए तुला लगन, मुझे तुला लगन कहना नहीं, और ना ही मैंने ये कहना है कि मेरा तुला लगन फर्स्ट हाउस में है या सप्तम में क्या होगा, तो हाउसेस का बिल्कुल जिक्र नहीं करना है। तो इन इन सब जानकारी के अनुसार अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जिसको लोग मुझसे बहुत पूछते हैं, और मैं आपको बगैर कहे बता रहा हूं। वो इसलिए बता रहा हूं कि मैं खुद दुविधा में था कि एक एस्ट्रोलॉजर होता है, जो आपने देखा होगा, जैसे जैसे उसकी नॉलेज बढ़ती चली जाती है वो थोड़ा गुस्से में रहने लग जाता है, या वो दूसरों की बात ही नहीं सुनता। वो कहता है जो आया, हाँ तू अपनी समस्या बोल और लिख, वो लिख के उसको सोल्यूशन बता देगा। करो, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स मरीज की सुनते ही नहीं, उसको बोलते हैं बोल, और फिर वो कहेंगे मेरी सुन। तो ये जो मार्स है ना, जो बंदा दूसरे की कम सुनता है और अपनी ज्यादा बोलता है, उसको मार्स बोलते हैं। और जो मरकरी है वो एक्सचेंज करता है। मैं जैसे बोल रहा हूं, आपको बीच बीच में बोल रहा हूं कि अनम्यूट करके आप पूछ लीजिए, और मैं आपको बोल के क्वेश्चन भी पूछूंगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मेरी एस्ट्रोलॉजी में हमेशा बुध एक्टिवेट रहे, मार्स एक्टिवेट ना हो जाए। जब मार्स एक्टिवेट होता है, गुस्सा आता है, लर्निंग कम हो जाती है। जैसे सेनापति, मार्स को सेनापति बुध बोलते हैं, और बुध को बच्चा बोलते हैं। तो बुध जो बच्चा है वो हमेशा हंसता रहता है, और सेनापति हमेशा अखड़ू रहता है। तो इस करके एस्ट्रोलॉजी में आप हमेशा बुध बन के एस्ट्रोलॉजी करें, तो आपकी एस्ट्रोलॉजी बहुत फले फूलेगी, आपकी नॉलेज हमेशा बढ़ेगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि जितने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं वो मार्स, आपको कई बार देखा होगा लोग 1 मिनट में ही जवाब करके चार्ज कर लेते हैं, फीडबैक भी देते हैं, वो उनकी मर्जी है।
तीसरा इसमें जो मैंने बोला, ये पेस जो वर्ड लिखा है, P फॉर प्लेसमेंट है, A फॉर एस्पेक्ट है, C फॉर कंजंक्शन है, E फॉर एक्सचेंज है। तो मरकरी बन के चार्ट के अंदर इन चारों चीजों को देखना है, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, कंजंक्शन और पेस। तो यानी तो आपको अपना इनका ग्रहों को या रिलेशन बनाना सीखना है, और आपकी प्रिडिक्शन बगैर किसी के आपकी अच्छी होती चली जाएगी, मेरी भी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये सीखा, बुद्ध बनना है, हंसते हुए टेंशन नहीं लेने का, और जो ग्रह जहां बैठा है उसको देखने का, उस पर दृष्टि देखने का, किसके साथ युति है, क्या उसका किसी के साथ कोई एक्सचेंज तो नहीं है, बस यही चीज देखना है और प्रिडिक्शन होती चली जाएगी। तो इसी चीज पे मैंने कहा, जैसे मैं जाट कम्युनिटी से हूं और मैं तो पहले स्कूल में, कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था, तो इसका मतलब मैं ये सोचा कि यार मेरा ब्राह्मण का काम क्या रहा होगा, क्योंकि मैं पढ़ाना, जो पिछले टाइम में अगर देखे शास्त्रों में, जो टीचर है वो एक तरह से एजुकेट करता था, वो ब्राह्मण का काम है। ब्राह्मण का काम खाली पाठ पूजा करना नहीं, दूसरे को एजुकेशन देने का पिछले टाइम पे ऐसा लगा गया। तो कहीं ना कहीं मेरा, जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आया तो वो ये पार्ट एक्टिवेटेड था। तो इसके लिए ये जरूरी है कि सैटर्न, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करने वालों के लिए सैजिटेरियस में अच्छी जगह प्लेसमेंट होनी चाहिए, ये वैदिक के लिए बता रहा हूं। और जेमिनी उनको बहुत अच्छा लाभ देती है, जो अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं, अपने काम धंधे के लिए यूज करते हैं, उनको जेमिनी बहुत अच्छा देती है। भृगुनंदी नाड़ी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें आप मेरी सुनते चलिए, आंख बंद करके विश्वास करते चलिए, ये उन्हीं के लिए जो इसमें अपना दिमाग लगाएंगे, उनको टाइम भी दुगना लगेगा, और लास्ट में जब वो सीख भी लेंगे तो इनको वो रिजल्ट नहीं देगी। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ये तीनों के तीनों वर्ड मेरे गुरुजी ने बताए थे, मैं एज इट इज रिपीट कर रहा हूँ। भृगुनंदी नाड़ी सिर्फ उन्हीं को आती है जो आंख बंद करके, अगर मैं गलत भी पढ़ा रहा हूं और आपने मान लिया, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, वो मेरी बात अपने आप ही आपके दिमाग से निकल जाएगी और नई आपकी धारण करेगी। तो इसका मतलब है ये सारा का सारा बिलीफ सिस्टम है, और मैं खुद इस चीज की कोशिश करता हूं कि यही चीज, क्योंकि जब मैं आपकी तरफ पढ़ रहा था, तो मैं जहां पे मैंने सीखा इसको, पहले अपने लेवल पे ईगो लेके, फिर गुरु का देख के, उसमें ये क्या बोल रहा है, दो ही प्लेनेट। मेरे गुरु ने पूरे कोर्स में 18 क्लासों में सिर्फ 2 ग्रह की युति बताई, सिर्फ 2 ग्रह की युति, एक एक ग्रह लिया, उस दूसरा उसके कॉम्बिनेशन का। मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया, मैंने सोचा मैं अपना कटोरा लेके गया था, जो उन्होंने डाल दिया डाल दिया। और अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ, उन्होंने जो नहीं भी पढ़ाया, और जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी नहीं पढ़ा रहे, वो पढ़ा रहा हूँ। वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैंने इस चीज पे प्रैक्टिस की और भगवान ने आशीर्वाद दिया। और मैं ये कहता हूँ प्रार्थना के साथ कि जो मुझे दिया, आपको उससे और भी अच्छा दे। जो लास्ट मैंने अपने 2 ये चीजें ऐड की अपने एक्सपीरियंस से, मैं देखता हूँ जो वास्तु करते हैं या लाल किताब के बेस पे करते हैं, वो थोड़े से एग्रेसिव लोग होते हैं। और वो एग्रेसिव लोग होते हैं, उनका मार्स, मंगल एक्टिवेट, ये वाला जो बोला है, इस पार्ट में कहीं ना कहीं हो जाता है। जो न्यूमरोलॉजी और केपी और नाड़ी भी एक ऐसी नाड़ी है जिसमें कई सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जिससे पूनम कनेजा जी जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो उनमें नंबर बताते हैं प्लेनेट के जनरेट किए, कि इसमें 3, 8, 9, जो मतलब नंबरों से खेलते हैं, वो लेबोरियस होते हैं। वो भी एस्ट्रोलॉजी है। उसमें प्रोमिनेंट रोल जो है, मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से सैटर्न का बोलता हूँ। तो यहाँ पर जो पहली है वैदिक, आप इसमें देखिए गुरु और मरकरी का रोल ज्यादा है। अब मैं आपको प्लेनेट बता रहा हूँ, अगर आपके चार्ट में प्लेनेट की सिचुएशन आप देखेंगे, वैदिक के अंदर गुरु और बुध बहुत अच्छा होगा। जेमिनी के लिए बुध ही अच्छा होगा। नाड़ी के लिए शुक्र, शुक्र इसमें है, क्योंकि शुक्र को आपको देख के, और वो क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व करना है। शुक्र में, फीमेल में ऑब्जर्व करने की बहुत ज्यादा पावर होती है, वो हर चीज ग्रहण कर सकती है। तो इसके लिए शुक्र ग्रहण करने के लिए बंदे में शुक्र को एक अच्छा होना करना चाहिए हमें। और जो लाल किताब है, जो हम रेमेडी करते हैं, जो एनर्जी, मंगल, क्योंकि घर में जो वास्तु करने आता है ना, वो आपकी जो एनर्जी है, कोई भी चीज घर में रखी हुई है, उसकी एक एनर्जी है, उस एनर्जी से खेलता है वो अपने हिसाब से, इसको यहाँ कर दो, उसको यहाँ कर दो, चाहे उसको फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन वो एनर्जी से खेलता है। तो इसका मतलब ये 2 चीजें मैंने उससे कही। और ये जो न्यूमरोलॉजी वाली है, ये सिंपल बंदा कैलकुलेशन करता है और उसके हिसाब से उसको रेमेडी या उसको देखने के लिए बोलता है। यहाँ पे
यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पे सैटर्न प्लस मरकरी आ जाएगा, यहाँ पे सैटर्न प्लस मरकरी, यहाँ पे सिर्फ मंगल, यहाँ पर जो है वीनस प्लस मरकरी, और यहाँ पर जो है सिर्फ मरकरी, और यहाँ पर आप